साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज अपन भारतीय संविधान सभा टॉपिक पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान सभा के बारे में अपन देखेंगे कि भारत के संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार से भारतीयों ने मांग उठाई थी, अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपन की मांग को माना था और अपनी संविधान सभा की पहली, दूसरी और तीसरी बैठक किस प्रकार चली थी, कितने सदस्यों ने उसमें भाग लिया था। उसके बाद में अपन की संविधान सभा किस प्रकार से आगे बढ़ती रही और अपने एक सुंदर से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो उन सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए अपन आगे शुरू करते हैं। ये अपन की संविधान सभा, देखिए, विश्व के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग कहां पर उठी थी, संविधान सभा का गठन कहां पर हुआ था, तो विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का गठन, ये वाली संविधान सभा है विश्व के अंदर, ये यूएसए अमेरिका के अंदर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787, याद रखना। विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन हुआ था, वो हुआ था 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन यूएसए के अंदर, यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर ये सम्मेलन हुआ था। यहां पर सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ था। अब देखिए सर, अपन ने बात कर ली कि विश्व के अंदर सबसे पहले यानी कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में मामला हो गया सेट। अब भारत के अंदर सबसे पहले मांग किसने उठाई थी? अपन को देखिए, अपना महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनना शुरू होगा। अपना पहला ही सवाल बनेगा कि भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये बाल गंगाधर तिलक महोदय हैं, इन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर संविधान सभा की मांग उठाई थी। किसके माध्यम से उठाई थी? तो 1895 के अंदर स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने एक विधेयक लेकर आए थे, एक प्रस्ताव लेकर आए थे जिसका नाम था स्वराज विधेयक। स्वराज यानी स्व यानी कि स्वयं, राज यानी कि शासन, स्वयं का शासन कैसे स्थापित हो उसके बारे में ये प्रस्ताव लेकर आए थे और वही स्वराज विधेयक कहलाया। और स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 के अंदर, 1895 में तिलक महोदय ने स्वराज विधेयक या स्वराज प्रस्ताव आप लिख सकते हैं, स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग उठाई थी। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग उठाई थी, सर्वप्रथम मांग उठाई थी भारत में, या भारत याद रखना, भारत के अंदर उठाई थी। उसके बाद में देखिए अपन के महात्मा गांधी जी थे 1922 के अंदर, 1922 में गांधी जी ने भी कहा था, 1922 में गांधी जी को पता चला कि भाई अपने भी तो एक संविधान सभा होनी चाहिए जो अपना एक संविधान बना देगी और उसके अनुसार अपन क्या करेंगे, जब आजाद हो जाएंगे तो उसके अनुसार अपन देश का शासन चलाएंगे। तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों से मांग की कि भाई हमें भी यानी कि अपनी संविधान सभा होनी चाहिए, वो बनानी चाहिए। 1922 में इन्होंने मांग उठाई थी और इन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि जो भारत की संविधान सभा होगी वो भारतीयों की आत्मा अभिव्यक्ति होगी। सीधा सा सवाल आता है, निम्न में से किस संविधान नहीं, निम्न में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सभा भारतीयों की आत्मा अभिव्यक्ति होगी, यानी कि भारतीय स्वयं इसे तैयार करेंगे। आत्मा अभिव्यक्ति का मतलब भारत के लोग खुद इसको तैयार करेंगे संविधान को, ऐसा कहा था गांधी जी ने। तो याद रखना, गांधी जी की आत्मा, गांधी जी की आत्मा, सीधा याद रखना, गांधी जी की आत्मा यानी कि आत्मा अभिव्यक्ति, आत्मा अभिव्यक्ति होगी। तो इन्होंने कहा था कि भारतीय जो संविधान सभा होगी वो भारतीयों की आत्मा अभिव्यक्ति होगी, ऐसा गांधी जी ने कहा था। अब देखिए आगे, ये है अपने मोतीलाल नेहरू। 1928 के अंदर, थोड़े से सन याद करने पड़ेंगे शुरुआत के अंदर, बाकी मजेदार तरीके से एक कहानी के रूप में अपन इसको पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग के अंदर पूरी कहानी सेट हो जाए कि भाई 1895 से लेकर के जब अपना पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक, ये पूरी प्रक्रिया कैसे चली। ये एक विधिवत तरीके से कहानी के रूप में यदि आप याद करते हुए चलेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए 1928 के अंदर ये मोतीलाल जी नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू, श्री मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी कहा था कि भाई नेहरू रिपोर्ट एक इन्होंने प्रस्तुत की थी। कौन सी रिपोर्ट की थी? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में कहा था कि भाई भारत के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, तो इन्होंने भी मांग उठा ली। अब देखिए मोतीलाल नेहरू के बाद में एम एन रॉय, यहां से एक बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है, यहां से एक बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है। 1934 के अंदर, 1934 के अंदर एम एन रॉय,
एम एन रॉय का पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। तो ये मानवेंद्र नाथ रॉय महोदय थे, इन्होंने सबसे पहले, ये वामपंथी नेता थे, इन्होंने सबसे पहले भारत के संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। देखिए, दो तरीके के प्रश्न आपके आ गए। सबसे पहले मांग किसने की थी, किस भारतीय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी? तो आपको याद रखना है तिलक महोदय ने। किस भारतीय ने सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी 1934 के अंदर? तो एम एन रॉय, याद रखना औपचारिक शब्द आएगा। तो एम एन रॉय ने औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी, संविधान सभा की मांग की थी। पूरा नाम है इनका मानवेंद्र नाथ रॉय। अब देखिए, एम एन रॉय के बाद में अपने कांग्रेस ने भी 1935 के अंदर, कांग्रेस ने भी यानी कि संविधान सभा की मांग कर ली थी। तो 1935 में, याद रखना, 1935 में कांग्रेस ने भी मांग उठा ली थी, कांग्रेस द्वारा मांग उठाई गई थी, कांग्रेस द्वारा मांग उठाई गई थी संविधान सभा की। उसके बाद में देखिए 1938 के अंदर, 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी संविधान सभा की मांग उठाई थी। अपन क्रम से पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले फिलाडेल्फिया सम्मेलन, एक कहानी याद रखनी है अपने की नहीं करना सब पहलू पोत फिलाडेल्फिया सम्मेलन रे महीने 1787 रे महीने विश्व में पहली बार संविधान सभा रो गठन वे गयो। वह कहानी खत्म। अब आप स्टार्ट करो भारत रे महीने। देखो, भारत रे महीने तिलक महोदय है था, वे सब पहलू पोत 1895 में मांग उठाई ली। उन बाद में महात्मा गांधी जी आया, गांधी जी के आत्मा अभिव्यक्ति रहनी चाहिए। उसके बाद में यानी कि अपने मोतीलाल जी नेहरू साहब आ गए, उन्होंने यानी कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग उठाई थी। उनके बाद में मानवेंद्र नाथ रॉय आ गए, तो मानवेंद्र नाथ रॉय ने कहा था कि भाई सबसे पहले औपचारिक मांग इन्होंने उठाई थी। उनके बाद में कांग्रेस ने भी कहा भाई नहीं, संविधान सभा होनी चाहिए। उनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गए। अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, तब उन्होंने भी कहा थी भाई अपने लिए भारतीय संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक शब्द काम में लिया था कि भाई भारतीय संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार का मतलब प्रत्येक जो वयस्क व्यक्ति है, भारत के नागरिक, उनके यानी कि द्वारा चुनाव करवा करके एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर पूछा जाता है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने उठाई थी? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग उठाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहां तक आपका यानी कि एक पार्ट ये चलता है। तो याद रखना, सबसे पहले तिलक महोदय ने यह उठाई थी, बाद में गांधी जी आ गए थे, उसके बाद मोतीलाल नेहरू, बाद में एम एन रॉय ने औपचारिक मांग उठाई थी, और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। पूरा तूफान उठ चुका था, सबने मांग उठानी शुरू कर दी, अंग्रेजों पर दबाव आना शुरू हो गया। ये क्रम चल रहा है। अब अंग्रेजों पर धीरे धीरे दबाव आया। अंग्रेजों को लगा कि नहीं, अब भारतीय देखो इतने बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं वो मांग उठाने लग गए हैं, जन आक्रोश पैदा हो रहा है कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो अंग्रेजों की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं। फिर अंग्रेज जो हैं वो यानी कि अपने जो कमेटियां होती है, जो समिति होती है, जो उनके यानी कि जो मिशन वगैरह होते हैं, उनको भारत में भेजना शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अंग्रेजों ने जो मांग उठाई थी, ब्रिटिश सरकार ने, वो यानी कि अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से, अगस्त प्रस्ताव, इसे लीन लीथगो प्रस्ताव भी कहता है, लीन लीथगो प्रस्ताव, लीन लीथगो प्रस्ताव भी कहते हैं। 1940 के अंदर, 1940 के अंदर इन्होंने कहा भाई ठीक है, भारतीय संविधान सभा के लिए अपन क्या करेंगे कि भारतीयों को कहेंगे भाई अपने लिए एक संविधान सभा बना देंगे। लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने केवल हाँ बात मानी थी कि भाई ठीक है, आप संविधान सभा की मांग कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए कुछ करेंगे, ऐसा कहा था इन्होंने कि आपके लिए कुछ करेंगे। संविधान सभा शब्द का स्पष्ट उल्लेख इन्होंने नहीं किया था। तो इन्होंने संविधान सभा, संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया था, प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने ये कहा था कि जरूर अपन आने आपकी बात पर विचार करेंगे। किसने कहा था? लिन लिथगो ने कहा था। लिन लिथगो प्रस्ताव अगस्त 1940 के अंदर ये आते हैं भारत के। अब धीरे धीरे ज्वाला और फूटी, साल भर अपन ने इंतजार कर लिया, अंग्रेजों ने बात मानी नहीं। उसके बाद में और दबाव बढ़ा। तो फिर 1942 के अंदर, 1942 के अंदर अंग्रेज जो हैं वो क्रिप्स मिशन को भारत भेजते हैं। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ये भारत आते हैं।
इन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। तो संविधान सभा की इन्होंने बात कही थी कि भाई अपन संविधान सभा का गठन कर लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इनकी बात को माना नहीं। मुस्लिम लीग का वही रोड़ा था कि भाई हमारे लिए कुछ अलग किया जाए। देखो उनके दिमाग में एक फितूर था कि भाई अपने जो अलग देश बना देंगे, फिर अलग संविधान सभा बना देंगे, अपन पूरी कार्यवाही अपनी अलग अलग करेंगे। तो क्रिस प्रस्ताव जो था, इन्होंने यानी कि संविधान सभा की बात को माना था कि भाई अपन ठीक है, संविधान सभा का गठन कर लेंगे। क्रिस प्रस्ताव आता है 1942 के अंदर। इन्होंने कहा ठीक है, संविधान सभा का गठन कर लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इनकी बात को अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना थे मुस्लिम लीग के प्रमुख उस समय। उन्होंने इनकी बात को नहीं माना। ठीक है, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, ये प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं है। तो ये मिशन भी फेल हो गया। अब संविधान सभा की मांग और उठी। अपन ने 2-3 साल और इंतजार किया। फिर 1946 के अंदर, मार्च 1946, मार्च 1946, उस समय एक कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन। देखो क्रम से सारी चीजें चल रही है। अपन ने सबसे पहले मांग उठा ली, तिलक महोदय, गांधी जी, एम एन रॉय वगैरह के इनके द्वारा औपचारिक मांग भी कर ली अपन ने। कांग्रेस ने भी धीरे धीरे मांग उठा ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कह दिया भाई वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। अपन ने ज्वाला फोड़ दी थी। उसके बाद में अंग्रेजों की आंखें खुली। उन्होंने सबसे पहले लिनलिथगो को भेजा था। लिनलिथगो प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 के अंदर। उन्होंने संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं किया, बस इतना सा याद रखना है। फिर आगे चलेंगे अपन, धीरे धीरे और मांग उठी तो फिर क्रिस प्रस्ताव आया था 1942 के अंदर। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपके लिए संविधान सभा तो हम कर देंगे गठन, लेकिन मुस्लिम लीग ने माना ही नहीं कि नहीं, हम आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे लिए तो अलग से संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद के अंदर 1946 के अंदर, मार्च 1946 में एक 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन आता है भारत के अंदर। कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आता है मार्च 1946 के अंदर। देखो ये मार्च के अंदर आता है और मई 1946 में अपनी रिपोर्ट देते हैं। महीना भर यहाँ रहते हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। और मई 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। एक तो थे जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस। एक थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और एक थे अलेक्जेंडर, एक थे अलेक्जेंडर। अब देखिए, जो जॉर्ज पैथिक लॉरेंस थे, इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये इनके प्रमुख थे इस मिशन के। अब देखिए अगस्त प्रस्ताव आ जाता है, लिनलिथ को प्रस्ताव 1940 के अंदर आ जाता है। उसमें अपन की मांग को, यानी कि पूर्ण रूप से संविधान सभा शब्द को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उसके अंदर बाद में 1942 के अंदर अपन के यानी कि क्रिस प्रस्ताव आ जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसको मानने से मना कर दिया। बाद में 2-3 साल बाद 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आता है। और कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य होते हैं, याद रखना, सर जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इसमें से पैथिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। देखो जो पेट वाला व्यक्ति रह गए, मारवाड़ी में क्या करो, जो पेट वाला व्यक्ति रही उन्हें प्रमुख बनाया करो, उन्हें अध्यक्ष बनाया करो। तो पैथिक से याद रखना, पेट वाला व्यक्ति यानी कि जो अच्छा समाज में सम्मान प्राप्त है, पेट वाला व्यक्ति। तो पैथिक को क्या बना दिया अपन ने, अध्यक्ष बना दिया। अब ये कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आ गया। कैबिनेट मिशन जैसे ही भारत के अंदर आया, महीने भर यहाँ पर यानी कि पूछताछ की, उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे। ये कैबिनेट मिशन जब भारत के अंदर आया था, वल्लभ भाई पटेल वगैरह सबसे मुलाकात भी की थी। और सबसे बात होने के बाद कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव रखा, उसमें से 2-3 चीजें अपन को स्पष्ट हो जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि अपन क्या करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे। उसके अंदर यानी कि सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी और उनका चुनाव करवा देंगे और आपके लिए संविधान सभा बना देंगे। तो कैबिनेट मिशन ने सबसे संविधान सभा की मांग अपन के स्वीकार कर ली। अब मुस्लिम लीग की बात आई तो मुस्लिम लीग को इन्होंने काफी हद तक संतुष्ट कर दिया था कि भाई हम क्या करेंगे, आपको सीटें वगैरह वो क्या करेंगे, आपको ज्यादा दे देंगे। आपका प्रतिनिधित्व भी आपकी जनसंख्या के अनुपात में हम रख लेंगे। यानी कि वहां पर संप्रदाय के आधार पर अपन क्या करेंगे, सदस्यों को बुला लेंगे। जैसे ही संप्रदाय की बात आई तो मुस्लिम लीग राजी हो गया कि भाई ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। और हमारे भी सदस्य यदि ज्यादा होंगे तो हमें भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, हम यानी कि अपने अनुसार कानून बना लेंगे। तो इन सारी चीजों को समेटते हुए कैबिनेट मिशन यहाँ पर सक्सेस हो जाता है। और कैबिनेट मिशन यानी कि ये 3 सदस्यों के द्वारा ये अपने प्रस्ताव रखा जाता है।
देखो, क्रिस मिशन के बारे में जब क्रिस मिशन भारत के अंदर आया था, तो महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि उस तत्कालीन परिस्थितियों के अंदर यह बेस्ट योजना थी। ये कैबिनेट मिशन के बारे में कहा था कि तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उनके बारे में, कि ये भाई सबसे बेस्ट योजना थी। अब देखिए, अपन बात करेंगे आगे की, कि भाई कैबिनेट मिशन आ जाता है। कैबिनेट मिशन अब भारत के अंदर क्या प्रस्ताव रखता है। इन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई भारतीयों के लिए क्या होगी, एक संविधान सभा होगी। भारतीयों के लिए क्या होगी, एक संविधान सभा होगी। उस समय देखो, भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, जिसके अंदर टोटली कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। इन्होंने कह दिया कि 389 सदस्यों की अपन क्या करेंगे, एक संविधान सभा बना देंगे। अब इन 389 सदस्यों को इन्होंने अलग अलग भागों में बांट दिया। इन्होंने अलग अलग भागों में बांट दिया। अब अलग अलग भागों में इन्होंने कैसे बांटा। अब देखिए, उस समय कुछ तो अपने प्रांत थे, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे। कुछ देशी रियासतें थी। देशी रियासतें यानी कि जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे। और कुछ जो हैं वो यानी कि अपने केंद्र शासित प्रदेश थे, जहां से सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन पर नियंत्रण था। तो ये तीन तरीके के अपने यहाँ पर क्षेत्र थे। तो चार तो ये थे, देखिए, 292 292 सीटें इन्होंने निर्धारित की ब्रिटिश प्रांतों के लिए। ब्रिटिश प्रांतों के लिए क्या भाई, इसमें संविधान सभा के अंदर क्या करेंगे, क्या 292 सदस्य कहां से आएंगे, ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। इन्होंने कह दिया कि जो 93 सदस्य हैं वो आएंगे अपने देशी रियासतों से। देशी रियासतों से। और चार जो सदस्य हैं वो आएंगे अपने केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश। चार सदस्य वहां से बुला लिए इन्होंने। तो देखिए, ये जो 292 सदस्य थे ये ब्रिटिश प्रांतों से थे। चार सदस्य इन्होंने यहां से कर लिए केंद्र शासित प्रदेशों से, और 93 सदस्य इन्होंने देशी रियासतों से ले लिए। अब इनमें भी एक इन्होंने बात कही थी कि भाई ये जो सदस्य हैं ब्रिटिश प्रांत और केंद्र शासित प्रदेश, इनके जो टोटली ये देखो 296 सदस्य हो जाते हैं यदि इनको जोड़ते हैं तो। इन्होंने कहा भाई इनका तो होगा चुनाव। क्या होगा, चुनाव होगा। और इनको देसी राजाओं को छूट दे दी कि भाई आप इनको क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत का मतलब होता है कि राजा की इच्छा होगी उस व्यक्ति को संविधान सभा में भेज सकते हैं। अब मामला देखो, इन्होंने दो तरफ का कर दिया। कुछ को तो कहा इन्होंने, जैसे ब्रिटिश प्रांत है और केंद्र शासित प्रदेश है, इनको तो कहा कि भाई आप अपना जो है वो चुनाव करवाएंगे। और देसी राजाओं को कह दिया कि भाई आप अपने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं बिना चुनाव के, आपकी जो इच्छा है उनको आप भेज दीजिए। तो यहां पर देखो एक सवाल बनता है अपने, क्या ब्रिटिश जो अपनी संविधान सभा थी, क्या वो प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, क्या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, क्या पूर्ण रूप से मनोनीत थी, या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि और मनोनीत सदस्य शामिल थे, यानी कि चुनाव से और मनोनीत सदस्य इसमें शामिल थे। तो संविधान सभा आंशिक रूप से तो चुनी गई थी और आंशिक रूप से मनोनीत की गई थी। ये आपको याद रखना है। देखिए, आंशिक रूप से चुनी गई है, यहाँ पर 296 सदस्यों का चुनाव होगा। आंशिक रूप से तो चुनी गई है, और ये आंशिक रूप से क्या है, मनोनीत भी है, इनका चुनाव नहीं हो रहा है। तो दोनों लाइनें शामिल है, और ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए, इनको तो कह दिया भाई आप भेज देना, और इनका क्या करवा दिया, चुनाव करवा दिया। इनको कहा भाई चुनाव करेंगे। अब आपके दिमाग में आया होगा सर ये चार क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इन चार क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ए से होता है अजमेर। ए से होता है अजमेर। बी से होता है बलूचिस्तान। बी से होता है बलूचिस्तान। सी से कुर्ग याद रख लेना, और डी से दिल्ली याद रख देना। ए बी सी डी। ए से अजमेर है, अपने राजस्थान के अंदर अजमेर पड़ता है। बलूचिस्तान जो है ये अभी पाकिस्तान के अंदर है। ये वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद में आता है कुर्ग, ये कर्नाटक के अंदर है। और दिल्ली तो आप जानते ही हो, भारत की राजधानी नई दिल्ली वाला। अब इस तरीके से ये चार क्षेत्र थे, कह दिया भाई 296 सीटों पर चुनाव होंगे। ठीक है। अपन ने सबसे पहले लीनलित को प्रस्ताव आ जाता है, उसके बाद में क्रिस मिशन आ जाता है, उसके बाद में कैबिनेट मिशन आ जाता है, और कैबिनेट मिशन के तहत 389 सीटें जो हैं वो निर्धारित हो जाती हैं। उसमें से 296 सीटों पर तो चुनाव होते हैं, और 93 सीटों पर क्या होते हैं, सदस्य मनोनीत होते हैं देशी रियासतों से। यहां तक ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई, कहानी चल रही है। अब ये सदस्य अपन ने तय कर दिया भाई ऐसे ऐसे होंगे। अब पहली समस्या ये आई कि भाई ये सदस्य, इनका चुनाव होगा कैसे।
तो इनका चुनाव होगा एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। तो देखो इसमें दो तीन शब्द आए हैं, एकल संक्रमणीय, समानुपातिक और अप्रत्यक्ष। क्या सर ये सारी माया क्या है? देखिए, चुनाव दो प्रकार से होता है, एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक तो प्रत्यक्ष होते हैं जिसमें जनता स्वयं वोट देती है, जनता स्वयं क्या करती है, वोट देती है। जैसे आपके एमएलए और एमपी के चुनाव में आप वोट देने जाते हैं, ये प्रत्यक्ष चुनाव में जनता अपन खुद जाकर के वोट देते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष के अंदर अपने क्या करते हैं, प्रतिनिधि वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि क्या करते हैं, वोट देते हैं। जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, भारत के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर अपन थोड़ी जाते हैं वोट देने के लिए, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, जिनको अपन ने निर्वाचित करके भेजा है, वो आगे जाकर वोट देते हैं। तो प्रत्यक्ष का मतलब तो होता है जनता खुद वोट देती है, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि अपने प्रतिनिधि क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो इसमें भी सिस्टम रखा गया कि भाई ये चुनाव होगा, ये पूर्ण रूप से जनता के द्वारा, यानी कि चुनाव नहीं होगा, जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो संविधान सभा के सदस्यों के लिए क्या करेंगे, वोट देंगे। तो अप्रत्यक्ष आपको समझ में आ गया। ये क्यों रखा, क्योंकि उस समय भारत की जनता लगभग यानी कि अनपढ़ थे अपन, उस समय शिक्षा का इतना विकास हो नहीं रखा था, इतनी सारी प्रणाली यानी सबको एक साथ चुनाव करवाना भी संभव नहीं था, इसीलिए अपन ने अप्रत्यक्ष रखा था उस समय। अब देखिए, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि एक क्षेत्र से मान लो जितने सदस्य खड़े हुए, तो प्रतिनिधियों का भाई आपको इनको वोट देना है। मान लो एक क्षेत्र से चार जने खड़े हुए, जिसमें ए बी सी और डी, ये चार नाम के व्यक्ति खड़े हुए, और मैं मान लो प्रतिनिधि हूं, मुझे कहा भाई आपको वोट देना है, अब जनता ने मुझे चुन के भेजा, अब मुझे कहा भाई आप संविधान सभा के सदस्यों के लिए वोट देना है, उनका चुनाव करना है, तो मैं क्या करूंगा, वरीयता दूंगा, मुझे सबसे पहले इसको वोट देना है, एक नंबर पर इसको रखूंगा। भाई ये मान लो सदस्य नहीं बनता है तो दो नंबर पर इसको रखूंगा, तीन नंबर पर इसको रखूंगा, चार नंबर पर इसको रखूंगा। मैंने क्या की, उनकी वरीयता निश्चित कर दी कि भाई पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेंगे, सेकंड प्राथमिकता ये रहेंगे, थर्ड ये रहेंगे और फोर्थ ये रहेंगे। तो एकल संक्रमण का मतलब होता है कि अपन वरीयता उनके लिए निश्चित करते हैं, सदस्यों के लिए चुनाव के टाइम एक एक को वरीयता देंगे जितने सदस्य चुनाव में खड़े हो रहे हैं। अब है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक का मतलब होता है कि जो संप्रदाय के आधार पर जितने यानी कि उस संप्रदाय के लोग हैं, जितनी जनसंख्या है उनकी, उसी अनुपात के अंदर जितनी बोले जनसंख्या है, उसी अनुपात में उस संप्रदाय को संविधान सभा के अंदर सीटें दी गई। क्या भाई मुस्लिम कितने हैं, उनके अनुसार उनको सीटें आवंटित कर दो, क्या इतनी सीटों पर ये चुनाव होंगे, है या नहीं है? तो सिख कितने हैं, उनके लिए, सामान्य वर्ग के कितने हैं, उनके लिए। तो ऐसे यानी कि संप्रदाय के आधार पर उनकी सीटें निश्चित कर दी जाती हैं। अब देखिए, एक तो एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। दूसरी चीज, क्या सर तो ये चुनाव हो जाएंगे, लेकिन अपन ने जो 389 सदस्य निश्चित किए, ये किस आधार पर किए? अपन नींद में हपना था को नहीं, क्या भाई संविधान सभा में नेता सदस्य रख दो। उसके लिए एक निश्चित पैमाना रखा गया था कि भाई 10 लाख जनसंख्या पर अपन क्या करेंगे, एक प्रतिनिधि चुनेंगे, और उसके हिसाब से यह संख्या निर्धारित हुई। तो कितने लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया। एक प्रतिनिधि यानी कि संविधान सभा में एक सदस्य निश्चित किया गया, ऐसे लिख लीजिए। 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य निश्चित किया गया। ठीक है, यानी कि जो एक सदस्य होगा संविधान सभा का, वो 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। सीधा सा अर्थ ये याद रखना है, संविधान सभा में एक सदस्य होगा, वो कितनी लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या सर ये जब अप्रत्यक्ष चुनाव होगा तो इसमें वोट कौन देंगे? तो वोट अपने कहा था प्रतिनिधि देंगे, लेकिन प्रतिनिधि कहाँ है? तो प्रतिनिधि जो प्रांतों की जो निचले सदन है, निम्न सदन, प्रांतों के, प्रांतों के निम्न सदन, प्रांतों के अंदर भी दो सदन थे, प्रांत यानी कि राज्य, छोटे वाले राज्य हैं, उनके अंदर भी दो सदन थे ब्रिटिश प्रांतों के अंदर। उनमें से जो निम्न सदन के जो सदस्य हैं, वो क्या करेंगे, वोट देंगे।
देखिए ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, इसको बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ना है। कहानी के रूप में याद करो कि सबसे पहले वो तिलक महोदय वगैरह गांधी जी ने ये मांग उठाई थी, एम एन रॉय आ गए थे, बाद में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर ये संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद में यानी कि लिनलित को प्रस्ताव आ जाता है 1940 के अंदर, 42 के अंदर क्रिस मिशन आ जाता है। क्रिस मिशन ने कहा भाई आपके लिए संविधान सभा बना देंगे, लेकिन मुस्लिम लीग ने माना नहीं, अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर आता है, उसमें 3 सदस्य होते हैं। आपको सीधा सीधा दिमाग के अंदर वो पिक्चर चलनी चाहिए कि उसमें 3 सदस्य होते हैं और 3 में से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। उन्होंने निश्चित किया भाई 389 सदस्य होंगे इसके अंदर। 389 में से 292 यानी कि जो है वो ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 4 जो हैं वो यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि उनसे होंगे, जिनके अंदर 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? अजमेर हैं। ए से अजमेर हो जाएगा, बी से बलूचिस्तान आ जाएगा, सी से कुर्ग याद रखना, डी से दिल्ली याद रख लेना। इनके बाद में 93 सदस्य हैं वो देशी रियासतों से आएंगे। देशी रियासतों के राजाओं को कहा भाई आप इनको क्या कर देना, मनोनीत कर देना और इनको भेज देना, बाकी वाला चुनाव करवा देंगे, बाकी मनोनीत हो जाएंगे। इस प्रकार जो संविधान सभा थी वो आदि तो थी अप्रत्यक्ष, आंशिक रूप से यानी कि चुनी हुई, तो आंशिक रूप से मनोनीत थी। तो ये भी लिख लीजिए, अपन की जो संविधान सभा है, अपन की जो संविधान सभा है, संविधान सभा वो आंशिक रूप से चुनी हुई व आंशिक रूप से मनोनीत थी। ये परीक्षा में आरपीएससी ने पूछ लिया सवाल, याद रखना। चुनी हुई कैसे थी, मनोनीत कैसे थी, ये मैंने आपको समझा दिया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, एकल संक्रमण समानुपातिक प्रतिनिधि की अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा अपन चुनाव करवाएंगे। इनके अंदर वोट कौन देंगे, तो वोट देंगे यानी कि विधायिका के, जो राज्य की विधायिका है उनके निम्न सदन के सदस्य क्या करेंगे, वोट देंगे। यहां तक अपन ने प्रक्रिया पढ़ ली। अब देखो ये सारी चीजें अपन ने तय कर ली कि भाई इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, चुनाव करवा देंगे और अपनी संविधान सभा बना देंगे। मुस्लिम लीग ने भी यस कर ली थी और सारे सदस्य यानी कि तय हो गए थे। अब देखिए जुलाई 1946, जुलाई 1946 के अंदर होते हैं चुनाव। जुलाई 1946 में क्या होते हैं भाई, चुनाव होते हैं। चुनाव की बारी आ जाती है, जुलाई 1946 के अंदर अपन चुनाव करवाते हैं और चुनाव के अंदर मामला उलट जाता है। मामला कैसे उलट जाता है, मुस्लिम लीग ने आशा की थी कि भाई हमें आधी सीटें मिल जाएगी और अपन अपना प्रभुत्व स्थापित करके संविधान सभा के अंदर बैठ जाएंगे और अपने अनुसार संविधान का निर्माण कर लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। कैसे उल्टा हुआ कि यहां पर जैसे ही चुनाव हुए उसके परिणाम आए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 208 सीटें मिल गई थी कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को सर कितनी मिली, तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी इसके अंदर। क्या सर कुछ अन्य दल भी थे क्या? हाँ भाई, छोटे दल जो थे उनसे 7 सदस्य चुन करके आए थे। सर कुछ निर्दलीय भी थे क्या? बिल्कुल निर्दलीय थे, किसी भी दल से नहीं थे, निर्दलीय। उनको 8 सीटें मिली थी। ये देखिए 296 सीटों पर चुनाव हो गए अपने। इस प्रकार से कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त कर ली, मुस्लिम लीग ने 73 प्राप्त कर ली, छोटे दलों ने 7 प्राप्त कर ली और निर्दलीय 8 हो गए। यदि सवाल पूछ ले आपको कि संविधान सभा के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग को छोड़ करके कितने सदस्य थे, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को छोड़ करके कितने सदस्य थे भाई, 15 सदस्य थे। ये निर्दलीय कितने थे, 8 थे। छोटे दलों से कितने थे, 7 थे। मुस्लिम लीग से कितने जीत कर आए थे, 73 जीत कर आए थे। कांग्रेस के कितने सदस्य जीत कर आए थे, कांग्रेस से 208 सदस्य जीत कर आए थे। मिलान करने वाला भी आ जाए तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। निर्दलीय बिना दल के वो 8 थे। अब देखिए ये आंकड़े अपन के सामने आ गए। संविधान सभा के चुनाव हो गए जुलाई 1946 के अंदर। देखो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। उसके बाद में अप्रैल में ये अपनी कार्यवाही करते हैं, मई के अंदर ये रिपोर्ट सौंप देते हैं और जून छोड़ देते हैं अपन, और उसके बाद में आता है जुलाई माह। जुलाई 1946 के अंदर होते हैं चुनाव। जैसे ही चुनाव के परिणाम आए मुस्लिम लीग को धक्का लगा कि भाई ये कैसे हो गया, अपन ने बिल्कुल 73 सीटें प्राप्त की हैं, आधी सीटें भी प्राप्त नहीं की अपन ने। तो फिर क्या होता है कि 16 अगस्त 1946 के दिन, अब देखो जुलाई में चुनाव होते हैं, जुलाई के बाद में अगस्त का महीना आएगा और जैसे ही मुस्लिम लीग को रिजल्ट वगैरह आया, मुस्लिम लीग को लगा कि भाई अपन तो संविधान सभा के अंदर पिछड़ गए। 16 अगस्त 1946 के दिन इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। सीधी कार्यवाही दिवस मनाया।
सीधी कार्यवाही दिवस मनाते हुए इन्होंने कहा कि भाई अपन सीधी कार्यवाही करेंगे, अपन तो संविधान सभा में जाएंगे नहीं। पहले तो यस किया कि अपन संविधान सभा में आ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने कैबिनेट मिशन की बात मान ली थी, चुनाव भी करवा लिए, चुनाव के अंदर परिणाम पक्ष में नहीं आए तो इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस मना करके घोषणा कर दी, हम संविधान सभा का बहिष्कार करेंगे, हम संविधान सभा में नहीं आएंगे। तो देखिए यहां पर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। इन्होंने कहा भाई हम मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा में नहीं आएंगे। और जब पहली बैठक होती है ना, उसके अंदर मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आते हैं। अब देखिए ये सारा मामला हो गया और चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद में 16 अगस्त आ जाती है, उसके बाद में देखिए क्या होता है कि सारी चीजें चल रही थी। अब क्या होगा, संविधान सभा का गठन हो गया, सारे पूरे देश से जो जो प्रतिनिधि चुन करके जाने थे वो दिल्ली के अंदर चले गए। दिल्ली के अंदर ही बैठक होती थी संविधान सभा की। तो यानी कि प्रत्येक प्रांत से या फिर जो जो चुन करके आए वो सारे वहां पर दिल्ली पहुंच जाते हैं। और अब देखिए अगस्त के बाद में आगे बात करेंगे अपन 9 दिसंबर, ये तारीख महत्वपूर्ण है दोस्तों, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 और कई बार आरपीएससी के एग्जाम में पूछी गई है, कर्मचारी चयन बोर्ड भी इस पर फोकस करता है। देखिए 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की पहली बैठक होती है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को, यानी कि संविधान सभा अपने पहले रूप के अंदर दिल्ली के अंदर सारे सदस्य एकत्रित होते हैं। अब देखो चुनाव हो जाते हैं, कैबिनेट मिशन आता है, जुलाई के अंदर चुनाव करवा देता है, जुलाई के बाद में उसके परिणाम आ जाते हैं। 16 अगस्त 1946 के दिन यानी कि सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग मना लेती है, संविधान सभा का बहिष्कार कर देती है। उसके बाद में जब दिसंबर का महीना आता है, 9 दिसंबर 1946, आगे से आगे क्रम से चल रहे हैं अपन। 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है। और पहली बैठक के अंदर अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इसके अंदर मुस्लिम लीग अनुपस्थित रहती है क्योंकि उसने बहिष्कार कर दिया था सीधी कार्यवाही दिवस। मुस्लिम लीग इसके अंदर भाग, ऐसा लिख लेना, भाग नहीं लेती। अब जब मुस्लिम लीग इसके अंदर नहीं आई तो फिर एक चर्चिल महोदय हुए थे, ब्रिटेन के थे। चर्चिल ने कहा था कि भाई ये संविधान सभा जो भारत की है वो एक ऐसी सभा है, यानी कि ऐसा मंडप है जिसके अंदर दुल्हा तो है लेकिन दुल्हन गायब है। यानी कि वहां केवनार मतलब है तो कोई एक एड़ो ब्यावर एरियो है जिनमें बींद राजा तो आई गया, यानी कि अपने जो कांग्रेस के सदस्य तो आ गए, बींद राजा तो आई गया लेकिन इन्हीं बींदनी गायब रहेगी, यानी बींदनी है ही नहीं मायने, और बिना बींदनी रो ब्याव एरियो है वो वहां कहना रो मतलब वो तो। देखो मुस्लिम लीग इसमें नहीं थी, कांग्रेस इसमें भाग लिया था, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। तो यहां पर आप यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चर्चिल ने कहा था कि यह बिना दुल्हन का विवाह है, बिना दुल्हन का क्या है, विवाह है, या मंडप है, कैसे भी लिख सकते हैं, मंडप वगैरह होता है ना जब शादी करवाते हैं। अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक की कार्यवाही शुरू होती है, सारे सदस्य आकर दिल्ली के अंदर प्रातः 11 बजे 9 दिसंबर के दिन आकर बैठ जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो केंद्रीय कक्ष बना हुआ है संसद का, उसके अंदर यह पहली बैठक होती है अपनी। तो पहली बैठक कहां पर होती है? यह पहली बैठक होती है दिल्ली के अंदर, 11 बजे होती है, 11 AM पर। और ये होती है संसद के केंद्रीय कक्ष के अंदर। कहां पर होती है साथियों? देखिए आप एंजॉय के रूप में यदि पढ़ोगे ना पॉलिटिकल साइंस को तो ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। और यदि आपने पढ़ा कि नहीं भाई ये फलाना फलाना है, इसको रट लिया वगैरह, तो फिर आपके समझ में नहीं। कहानी के रूप में याद करते हुए चलो, पिछली मेमोरी को धीरे धीरे 10 मिनट बाद आप पिछला देखोगे हमने क्या पढ़ा था। आप एक जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो ये काम करें, आप टॉपिक को पढ़ें, पढ़ने के बाद एक बार उसकी बुक को बंद करें, बुक बंद करने के बाद आप एक बार आंखें बंद करके वापस देखें कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा। उसमें से यदि 40% भी चीजें, 40 छोड़ो 30% भी चीजें आपको याद है, इसका मतलब आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। और आप जब उसको सेकंड बार पढ़ोगे तो वो 30 से आपका सीधा 60% जाएगा, और तीसरी बार में आपका सीधा 90% जाएगा, है या नहीं है? और आप महीने भर बाद उसको एक बार वापस रिवीजन करो। नहीं तो देखो मेमोरी सबकी एक समान होती है, भूलना तो हमारी आदत है, भूलेंगे। लेकिन आप यदि महीने भर बाद वापस एक बार रिवाइज कर दोगे तो वो चीज आपके वापस यानी कि स्थायी मेमोरी के अंदर चली गई। फिर आप यानी कि मैंने 2 महीने बाद एक बार उसको वापस देखो, भाई संविधान सभा के अंदर ये पढ़ा था। अब यदि ऐसा नहीं करो तो अपना जो वीडियो है इसको यानी कि 2.0 पर करके फटाफट में एक बार तो आप बड़े अच्छे से क्लास ले लो, और रिवीजन जब करो 2.0 में डालकर कुछ काम करे हो तो उसमें ईयरफोन लगा करके सुन लो, आपको मेमोरी
रिवाइज हो जाएगा भाई, ऐसे ऐसे करके ये कहानी घटित हुई थी। अब देखो अपन चुनाव करवा दिए, चुनाव करवाने के बाद अपनी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन दिल्ली के अंदर अपन सब शामिल हो जाते हैं। अपन का मतलब संविधान सभा के सदस्य सारे पूरे देश से आते हैं। कि सर संविधान सभा के अंदर आपने तो ये बताया ही नहीं कि सर सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से थे। देखिए सबसे ज्यादा जो सदस्य चुन करके आए थे वो आए थे अपने संयुक्त प्रांत से, संयुक्त प्रांत से आए थे। यदि ब्रिटिश प्रांतों में से बात करें संयुक्त प्रांत से आए थे, और यदि देसी रियासतों में से बात करें, देसी रियासतों से में से बात करें तो ये आए थे मैसूर रियासत से। और एक हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद, हैदराबाद ने इसमें भाग नहीं लिया था। हैदराबाद, हैदराबाद रियासत, हैदराबाद रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये थोड़ा मैंने आपको 3 पॉइंट साथ में बता दिए। अब देखो दिल्ली के अंदर पहली बैठक शुरू होती है। अब जैसे ही आपको पता है बैठक शुरू हो जाएगी तो अपन को एक अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। अजीब सी बात है, अपन का लीडर तो बनाना पड़ेगा ना एक। तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष का तो चुनाव करना बाकी था। तो फिर 9 दिसंबर 1946 के दिन एक अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। 9 दिसंबर 1946 के दिन यहाँ लिख लूं मैं, इसके नीचे लिख लेंगे अगले वाले पेज पर। देखिए वही तारीख चल रही है 9 दिसंबर 1946। इसके दिन एक अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं अपन। क्या भाई आप आओ और यहाँ पर थोड़ी देर अध्यक्षता करो, तब बाद में अपन क्या कर लेंगे, स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है श्री सच्चिदानंद सिन्हा को, श्री सच्चिदानंद सिन्हा को। अपन के यहाँ पर परंपरा है जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको अपन क्या करेंगे, अस्थायी सदस्य बनाते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। क्या भाई अस्थायी उपाध्यक्ष भी तो बनाना पड़ेगा। अस्थायी, ये तो बना दिए थे अध्यक्ष, अब अस्थायी उपाध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो वो बनाया था फ्रैंक एंथोनी को, फ्रैंक एंथोनी को। ये दो याद रखना। क्या सर ये अस्थायी जो अध्यक्ष की परंपरा अपन कहां से लेकर आए, तो अपन के दिमाग में आई थी ये फ्रांस से। तो आपको कई बार पूछ लेता है कि भाई संविधान सभा के अस्थायी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान अपन ने कहां से लिया था, तो ये प्रावधान अपन ने लिया था फ्रांस से। ये थोड़ा याद रख लेना इसके साथ में। देखिए अपन थोड़ा डीपली चल रहे हैं ताकि परीक्षा के अंदर आपका प्रश्न बाहर नहीं जावे। अब देखो ऊपर ऊपर पढ़ना है तो 15 मिनट में भी संविधान सभा पढ़ा देंगे आपको, लेकिन वो फिर आपके काम नहीं आएगी। फिर वो केवल टाइम पास है कि भाई अपन ने संविधान सभा दिमाग में आ गया, हमने पढ़ लिया है। लेकिन अपने 2 पार्ट के अंदर संविधान सभा होगी, एक वीडियो आ जाएगा और उसके बाद में अगला वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा। और पूरी संविधान सभा, उसके बाद में आपके सवाल गलत होने के चांस इसमें से नहीं रहेंगे। बिल्कुल एंजॉय रूप के अंदर आप पढ़ते जाएं। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया। उसके बाद में कहा भाई एक अस्थायी उपाध्यक्ष भी बना देते हैं, तो फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष बना दिया। अब पहली बैठक जब 9 दिसंबर 1946 के अंदर दिल्ली के अंदर हो रही थी, तो सर इसमें सदस्य कितने आए थे। हाँ अपन तो पढ़ते हैं भाई सदस्य तो होंगे, उनकी संख्या कई बार पूछ लेते हैं। तो याद रखना है कि पहली बैठक के अंदर, जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक के अंदर, पहली बैठक के अंदर 207 सदस्य आए थे। कितने सदस्य आए थे, 207। सर हमने तो पढ़ा था 211 सदस्य आए थे। देखिए यदि पूछे पहली बैठक, तो पहली बैठक में 207 सदस्य ही थे पहले दिन 9 दिसंबर के दिन। यदि पूरे सत्र की बात करें 9 से लगा करके जो 23 दिसंबर 1946 तक चला था, जो पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन, इसके अंदर ही जो टोटल सदस्यों ने सहभागिता की थी वो थे 211 सदस्य। याद रखना पहली बैठक में 207 सदस्य थे और पहले अधिवेशन के अंदर 211 सदस्य थे। यहां तक अपना काम खत्म हो गया, सारे सदस्य आ गए। एक को अपन ने यानी कि जो अस्थायी अध्यक्ष बना दिया, एक जने को अपन ने अस्थायी उपाध्यक्ष बना दिया, टोटल सदस्यों की संख्या अपन ने याद कर ली। ये पहली बैठक की यही कार्यवाही थी। और सबसे महत्वपूर्ण पहली बैठक हुई कब थी, ये तारीख याद रखना जरूरी है। अब 9 दिसंबर के बाद में जो अगली तारीख आती है वो आती है 10 दिसंबर, अगले ही दिन 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है, दूसरी बैठक होती है। कई बार पूछ लेता है संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब आयोजित की गई थी, तो प्रथम बैठक तो सब याद करते हैं, दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन। उसके बाद में अगला दिन आता है 11 दिसंबर 1946, और 11 दिसंबर 1946 के दिन अपन क्या करते हैं, तीसरी बैठक आयोजित करते हैं संविधान सभा की। अब सर तीसरी बैठक में क्या होगा, तो देखिए अभी तक अपन ने अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था, लेकिन अपन को स्थायी अध्यक्ष की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। क्या भाई परमानेंट एक अध्यक्ष बनाना पड़ेगा उनके लिए। यानी कि निर्विरोध चुनाव हुए थे, निर्विरोध यानी कि चुनाव हुए नहीं थे भाई, कह दिया कि भाई इनको बना दो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति महोदय यही बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, यानी चुनाव नहीं हुए थे, ऐसे ही बना दिया था कि भाई हम, कोई भी आपत्ति नहीं है, इनको बना दीजिए। तो निर्विरोध क्या बना दिया था, इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया था, स्थायी अध्यक्ष बना दिया था। ये कार्यवाही चलती है। ये कौन सी में हुई थी, ये तीसरी बैठक के अंदर हुई थी, 11 दिसंबर 1946 के दिन। कई बार सीधा सा सवाल आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो तीसरी बैठक में कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 के दिन। क्या सर अब स्थायी अध्यक्ष तो बना दिया, क्या सर स्थायी उपाध्यक्ष भी थे क्या? तो दो, एक नोट लगा करके लिख लीजिए अगले पेज पर। एक नोट लगा करके लिखना है कि अपने संविधान सभा के अंदर दो उपाध्यक्ष थे। कितने उपाध्यक्ष थे? दो थे। दोनों के केवल नाम याद रख लेना, उनको बाद में बनाया गया था। दोनों को आपको नाम याद रखना है। एक तो थे एच.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी थे, और दूसरे थे वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी। तो इन दोनों के नाम याद रखने हैं। नोट लगा के लिख लीजिए कि भारतीय संविधान सभा के अंदर कितने उपाध्यक्ष थे। देखो तीन चार चीजें वापस देखो, एक बार रिवीजन करो। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्थायी उपाध्यक्ष, दो स्थायी उपाध्यक्ष बनाए थे। एक तो थे एस.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और दूसरे वी.टी. कृष्णामाचारी। ये वी.टी. कृष्णामाचारी जयपुर से थे, जयपुर रियासत से थे, जयपुर से थे, जयपुर रियासत से। याद रखना, ये दो अपन ने उपाध्यक्ष बना दिए और अपने संविधान सभा की कार्यवाही चलती रही। उसके बाद में क्या होता है सर, ये स्थायी अध्यक्ष के बारे में अपन ने बात कर ली, उपाध्यक्ष के बारे में अपन ने बात कर ली। तो इसके बाद में देखिए, यहां तक अपन देखते हैं आज की क्लास के अंदर। बाकी अगला जो है, जो अपन के टॉपिक हैं, जैसे इसमें प्रारूप समिति का भी अपन पढ़ेंगे, संविधान कैसे लागू हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, संविधान की समितियां पढ़ेंगे संविधान सभा की। तो कोशिश करेंगे अगले वीडियो के अंदर पूरा हो जाए, नहीं तो फिर एक वीडियो और बनाएंगे और विस्तार से आपको सारी चीजें बता देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अच्छी तरीके से आप पढ़ें। इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, पूर्ण मनोयोग के साथ पढ़ें, और सकारात्मक रहें। देखिए अभी जो मार्केट के अंदर काफी चीजें चल रही हैं, क्या भाई रीट की पोस्टें कम आ गई हैं, वो आ गई हैं। देखिए अपन का काम है पढ़ाई करना, और आगे जो भी भर्तियां आ रही हैं, आप केवल एक पर फोकस नहीं करें। अब समय वो आ गए हैं कि आपको एक दो भर्तियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मान लो आप रीट की तैयारी करते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट को और स्ट्रांग करें साथ में। आप एक सब्जेक्ट स्ट्रांग करें ताकि आप फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी यानी कि एलिजिबल हो सके, आप उसका भी एग्जाम देवें और उसको भी फाइट करने की कोशिश करें। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी अपन के टॉपिक यही है, और ये हो रहे हैं साथ में, लगभग कंबाइंड टॉपिक आ रहे हैं, देखो है नहीं? तो आप निश्चित रूप से तैयारी करें और बढ़िया पूर्ण मनोयोग के साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।